नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव होना है, जिसकी दोनों भाजपा और कांग्रेस तैयारी कर रही हैं। दोनों पार्टियां उपचुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे कहा जा सकता है कि बागेश्वर उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए टेस्ट है, जबकि मुख्य परीक्षा लोकसभा चुनाव है। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बागेश्वर के रण की, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास भावुक हो गई और रोने लगी। और फिर सीएम ने हौसला दिया, उनके आंसुओं को पोंछा। यानी जिस कैबिनेट मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीएम जनसभाओं को संबोधित करते थे, आज उन्हीं के जाने के बाद उनकी जीवन संगिनी को रण में जीतने के लिए खुद मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं। तभी तो जब आंखों से आंसुओं ने छलकना शुरू किया, तो सीएम ने खुद उनको चुप करवाया, उनके आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया और उनको सीट पर बिठाया और फिर रौद्र रूप धारण किया। आरोपों के बाड़ों से ढके सियासी आसमान में माहौल गमगीन हो गया। पार्वती दास के आंसुओं ने सभी को भावुक कर दिया और देखते ही देखते पूरा बागेश्वर पार्वती दास के आंसुओं से भीग गया। अब मंगलवार को जनता को मतदान करना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसको लेकर जनता भी तैयार है। और अब कोशिश सियासी दलों की मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचाने की होगी, ताकि उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत हासिल कर सके। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल राष्ट्रीय दल हैं और दोनों के बीच इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये उपचुनाव राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को जीतकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारी पुख्ता करना चाहती है। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी की तरफ से इस उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया गया है। लेकिन बागेश्वर की जनता सब जानती है और सरकार की जन विरोधी नीतियों पर मतदान कर विपक्ष को मजबूत करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि जनता धामी सरकार के किए गए कामों से खुश है और चुनाव में उनका विजय पताका लहराएगी। देखिए, लगातार कांग्रेस ने कहा है कि इस चुनाव में बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह का वहां पर वातावरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भयभीत है। जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद, सहयोग निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और परिवर्तन चाहती है बागेश्वर की महान जनता। लेकिन यह एहसास हो चुका है भाजपा को कि हम चुनाव में पराजित हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षक पर जो भी शिकायत की है, उनके कामकाज पर, उनको सवालों में के घेरे में लेने की कोशिश की है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो बागेश्वर में हो रहा है उसको जीतने वाली है और बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर लड़ा है और जनता का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं और वहां पर जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं और जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनके कारण वो उपचुनाव हो रहा है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर मोहर लगनी है। और मुख्यमंत्री जी पर जनता का भरोसा है और उनका भरोसा दिखाई दे रहा था कि जब वो मीटिंगें कर रहे थे, जब वो वहां पर रोड शो कर रहे थे, पैदल जनता के साथ में संवाद कर रहे थे, तो जो प्यार मुख्यमंत्री जी को मिला है और जो लोगों ने आकर उनको आशीर्वाद दिया है, इससे यह साबित हो गया है
कि बागेश्वर का उपचुनाव एक तरफा है। कांग्रेस कहीं भी उस चुनाव में नहीं दिखाई दी है और कांग्रेस बुरी तरीके से उस चुनाव को हारने वाली है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्वती दास के ये आंसू क्या जनता के दिल में भावुकता का बवंडर लाकर बीजेपी को विजयी बनाते हैं या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि बागेश्वर का चुनाव अब इमोशनल जरूर हो गया है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा, जिसकी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता इस चुनाव में हिस्सा ले सके और लोकतंत्र को सफल बनाए। वहीं सियासी दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस इस उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी यहां पर कर चुका है। कल इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान यहां पर होना है। 1,18,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर करेंगे। उपचुनाव के जरिए वो अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम यहां पर करेंगे ताकि उनके क्षेत्र में जो विकास के काम है वो तेज गति से यहां पर हो सके। निर्वाचन की तरफ से इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। 188 मतदान स्थल वहां पर बनाए गए हैं जहां पर प्रशासन की टीमें नियुक्त रहेंगी, पुलिस प्रशासन की टीमें सुरक्षा के लिए नियुक्त रहेंगी। कोशिश यही है निर्वाचन आयोग की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है वो यहाँ पर बनी रह सके और एक निर्वाचन की जो त्रिपुर्ण मतदान की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी इस निर्वाचन के लिए पूरी तरह से यहाँ पर कर दी है। मतदान के लिए उनकी तरफ से जीत के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि इस तरीके से उपचुनाव के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव के लिए इतना जीत का आगाज यहाँ से करना चाहते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता इस बागेश्वर विधानसभा सीट पर किसे अपना जनप्रतिनिधित्व चुनती है और किसको अपना यहाँ पर विधायक चुनती है। उसके लिए ईवीएम के जरिए अपना मत का फैसला वो सुरक्षित करेंगे। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बागेश्वर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 188 पोलिंग पार्टियों को सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पॉल ने डिग्री कॉलेज मैदान में हरी झंडी दिखाकर अपने बूथों के लिए रवाना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक मतदान कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों पर मजिस्ट्रेट अपने अपने मतदान पार्टियों के बूथ पर पहुंचने की सूचना अनिवार्य रूप से जिला कंट्रोल रूम और आरओ को देना सुनिश्चित करेंगे। पूरा निर्वाचन प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम और मतदान कार्मिकों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है। पोलिंग पार्टी आज ही मूव कर रही है। 188 हमारी बूथ्स हैं, तो हमारी टोटल 188 पोलिंग पार्टीज मूव कर रही हैं। हमारा जो सबसे दूरस्थ बूथ है दाबू करके एक बूथ है जो 40 किलोमीटर ऑन रोड है प्लस 5 किलोमीटर वो पैदल बूथ है, तो वो सबसे दूरस्थ बूथ हमारा पड़ेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमने सबको ईवीएम सभी पार्टी ने रिसीव करा ली है। अभी सेक्टर और जोन की ईवीएम रिसीव करा रहे हैं, तो अभी हमारी अगले 1 घंटे में चेकिंग होकर पहली पार्टी मूव कर जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने चुनाव प्रेक्षक को बदलने की मांग की है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने प्रेक्षक पर कांग्रेस को संरक्षण देने और भाजपा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय ऑब्जर्वर बेवजह बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, जबकि बागेश्वर में चुनाव काफी पारदर्शिता से कराए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजेश कुमार की भूमिका को लेकर मिल रही शिकायत के चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर कोई उचित कार्रवाई करेगा। बागेश्वर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मेहनत से और लगन से काम कर रहे थे, सभी नेता अपने अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहीं कुछ लास्ट के दिनों में देखने को मिला कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां आए हुए थे उनके द्वारा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है
उनको रोका गया है प्रचार और प्रसार करने के लिए। ऐसे तमाम विषय थे कि जिससे लगता है कि वो किसी मानसिक दृष्टि से किसी एक पक्ष को समर्थन करने वाले। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस शुरू से ही इस बात को कहती आ रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि सत्ता रूढ़ी दल की तरफ से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए धन बल का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है क्योंकि इस वक्त नतीजे कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए केंद्रीय ऑब्जर्वर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इस चुनाव में बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह का वहां पर वातावरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भयभीत है। जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद, सहयोग निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और परिवर्तन चाहती है बागेश्वर की महाजन। उत्तराखंड में मंगलवार से मानसून सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए सहमति बनी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बसपा विधायक मोहम्मद शाहजाद अली, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई। सर्वदलीय बैठक नेता प्रतिपक्ष, बसपा विधायक और तमाम अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल रहे, जिन्होंने बैठक में चर्चा की। अगली खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां बाराकैची रोड के किनारे रेलिंग ना होने के कारण 2 साल का एक बच्चा करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को घटना की सूचना दी है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि मसूरी की नगर पालिका के द्वारा बाराकैची की सड़क के किनारे रेलिंग नहीं लगाई गई, जिससे आए दिन बाराकैची रोड पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सड़क की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है, जिसकी वजह से कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें बंद कर बैठा हुआ है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां हरिद्वार के होटल, आश्रम और दूसरे व्यापारी संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने हरिद्वार में बनने वाले हर की पैड़ी कॉरिडोर और पॉट टैक्सी को लेकर गढ़वाल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वे काफी लंबे वक्त से हरिद्वार में बनने वाले पॉट टैक्सी के रूट का विरोध करते चले आ रहे हैं, जिसके लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक को अपनी बात पहुंचाई गई है। इसी को लेकर उनकी तरफ से एक बार फिर से पॉट टैक्सी के रूट को बदलने को लेकर गढ़वाल आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इसको लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि पॉट टैक्सी के रूट को लेकर हरिद्वार के व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की है और अपनी बात रखी है, जिसको गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। व्यापार मंडल की तरफ से हम पहले भी दे चुके हैं मुख्य सचिव को, और मैं पुनः दोबारा से आज इनको ज्ञापन दिया है और इनसे यही विनती की है कि हरिद्वार में आप सौंदर्यीकरण करें, कॉरिडोर भी बनाएं और कोई भी पोर्ट टैक्सी योजना जो चल रही है उसको भी आप क्रियान्वित करें, लेकिन थोड़ा शहर को बचाते हुए। आज कमिश्नर साहब से मिले, हमारा एक ही मकसद था कि हम हरिद्वार के हित के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी योजना बनाई जाए वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेके बनाई जाए। पोर्ट टैक्सी की जहाँ तक बात है, हम लोगों का बार बार यही कहना और मानना है कि चूँकि हरिद्वार का जो अपर रोड है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर पाइप है, सीवर लाइन है, सामने शिवालिक नगर शिवालिक पर्वतमाला जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो हम ये चाहते हैं कि यात्री जो आए वो हरिद्वार की सुंदरता को देखे और ये जो है ये रोडी बेलवाला की तरफ से, पिछली की तरफ से निकले। और कॉरिडोर की जहाँ तक बात प्रशासन चाहता है या शासन चाहता है, हम
हमने आज भी यही निवेदन किया कि हम कॉरिडोर किसी भी योजना के विरोध में नहीं है। इन लोगों ने पॉट टैक्सी के इशू को लेकर व्यापार मंडल के लोग, धर्मशाला के एसोसिएशन के लोग, होटल एसोसिएशन के सभी लोग मिले हैं और उनके अपने कंसर्न्स हैं, उन्होंने हमको बता दिए हैं और उसको काफ़ी गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। और यहाँ के जो डीएम हरिद्वार हैं उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं इस संबंध में। इसको शासन के उच्च स्तर पर जरूर विचार किया जाएगा। और इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से व्यापारियों ने यहाँ पर पॉट टैक्सी के रूट को लेकर अपना विरोध जताया है और उसको लेकर ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ पूरी जानकारी रही? देखिए, हरिद्वार के जो व्यापारी हैं वो लगातार पोर्ट टैक्सी का जो रूट है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं काफी लंबे समय से। उनकी एक मांग है कि जो व्यापारी जिस तरह से अपर रोड हरिद्वार की है उस पर जो पोर्ट टैक्सी का रूट जो की सरकार के प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो मुख्य बाजार से होकर गुजरेगी, उसका लगातार वो विरोध करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे कहीं ना कहीं जो हरिद्वार की प्रामाणिकता है और जो बाजार का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगा। और उनका ये मांग है कि जो पोर्ट टैक्सी की जो रूट है उसको गंगा के किनारे किनारे लेते जाया जाए। इसको लेकर लगातार जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, मंत्रियों को तक वो खटखटा चुके हैं। और अब जिस तरह से हरिद्वार में जो गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाम व्यापारियों ने उनको एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि वो किसी भी योजना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो रूट है उसका वो विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि उस रूट को बदला जाए, जिसका आश्वासन भी हालांकि विनय शंकर पांडे ने कहा कि जिस तरह से उनके जो इशू व्यापारियों के उनके पास आए थे उन पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है और कोशिश यही रहेगी शासन की कि कम से कम नुकसान व्यापारी का हो, स्थानीय निवासियों का हो, अधिक से अधिक जो फायदा जनता को हो सके, ऐसी कार्य योजना यहाँ पर बनाई जाएगी। जी, इसके अलावा विकास, जिस तरह से हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर भी बात हुई है, उसको लेकर क्या मुख्य मांगे हैं व्यापारियों की? देखिए, हरिद्वार को पोर्ट टैक्सी को लेकर हालांकि लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों ने विरोध जरूर जताया था उसके रूट को लेकर, लेकिन जिस तरह से जो वार्ता यहाँ पर हुई उसके बाद विनय शंकर पांडे का यही कहना था कि सभी व्यापारी एक सुर में यही कह रहे थे कि जो हरिद्वार का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वो उसको लेकर वो स्वागत करते हैं और जो भी व्यापारियों की तरफ से जो भी उनको सहायता होगी वो शासन और प्रशासन को देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने एक अपील जरूर यहाँ पर की है कि जो व्यापारी को, जिन व्यापारियों को इस पूरे जो कॉरिडोर है उससे अगर कोई चीज का नुकसान यहाँ पर होता है तो उसकी जो भरपाई है वो इतनी पर्याप्त की जाए कि ताकि उसका कहीं और जो व्यापार अगर उसको कहीं खोलना है तो उसको अच्छी खासी जो उसका कंपनसेशन मिलना है वो उसको टाइम से मिल सके। तो यही सब बातें यहाँ पर रही, क्योंकि मुख्य तौर पर जो व्यापारी मिले थे वो कॉरिडोर और जो कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है और पोर्ट टैक्सी है, इसी को लेकर विनय शंकर पांडे जो गढ़वाल आयुक्त हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात हुई थी। जी, इसके अलावा विकास, जिस तरह से पोर्ट टैक्सी के रूट को लेकर बात करी जाए तो लंबे समय से व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, आज ज्ञापन सौंपा है, लेकिन यदि इस पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कुछ करेंगे व्यापारी? देखिए, लगातार जिस तरह से हरिद्वार के व्यापारी इसका विरोध करते चले आ रहे हैं पूरे रूट का, और हालांकि इसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो हरिद्वार का व्यापारी हो किसी भी कीमत पर जो अपर रोड हरिद्वार को जाने वाला रास्ता है वहां पर पोर्ट टैक्सी के रूट को मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।